गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का BNS की इस सीरीज में। आज हमें चैप्टर 9 स्टार्ट करना है। इससे पहले हम चैप्टर 8 तक सेक्शन 168 तक पूरा BNS कवर कर चुके हैं। सेक्शन 1 से एंड चैप्टर्स को भी हमने कवर किया है कि चैप्टर्स आपको कैसे लर्न करने हैं पूरे इस BNS में। सेक्शन 1 से 168 तक की अगर आपने पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहां पे सारा बेरेक्ट आपको कवर करके बताया है। हर एक चीज मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, डायग्रामेटिक फॉर्म में बताई है। आज हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि चैप्टर 9 है, इलेक्शन के बारे में डील करता है कि अगर आप इलेक्शन के मैटर्स में किसी को रिश्वत देते हो, रिश्वत के लिए कितनी पनिशमेंट है, अगर आप किसी पर्सन के लिए फॉल्स स्टेटमेंट बताते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। ये सारी चीजें आज अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले BNS की जो MCQs की सीरीज चल रही है उसमें हमने 200 क्वेश्चन प्लस कर लिए हैं। अगर आपने BNS के MCQs की सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो ओनली 59 रुपीज में आप MD लो क्लासेस की मेंबरशिप लेके और BNS के MCQs कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 कहता है निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं उसके बारे में डील की गई है इस चैप्टर 9 में, जो कि सेक्शन 169 से 177 तक हम पढ़ते हैं। देखो सेक्शन 169 हमें डेफिनेशन बताता है कि अभ्यर्थी मतलब कैंडिडेट कौन है और निर्वाचन अधिकार इलेक्टोरल राइट क्या होते हैं वो हमें इसमें बताए हैं। मतलब इस सेक्शन 69 में दो डेफिनेशंस हमें याद करनी है। पहला कहता है कैंडिडेट और दूसरा कहता है निर्वाचन अधिकार। क्या कहा? इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है। अब कैंडिडेट कौन है? इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट का क्या रोल होता है? देखो, अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी इलेक्शन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। मतलब जिस पर्सन ने इलेक्शन के अंदर अपने आप को नाम निर्दिष्ट करवाया है वो पर्सन कौन है? हमारा कैंडिडेट है। कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड, जिस पर्सन को नॉमिनेटेड किया गया है एज अ कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन, किसी भी निर्वाचन में, तो वो व्यक्ति क्या है? हमारा कैंडिडेट अभ्यर्थी है। सेकंड कहता है निर्वाचन अधिकार, इलेक्टोरल राइट्स क्या है? तो इन्होंने कहा निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने से या उसके किसी भी राइट के बारे में जो बताया गया है वो क्या है? निर्वाचन अधिकार है। इलेक्टोरल राइट मींस द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड, जो खड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, एज और टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट और टू वोट और रेफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन। तो जिस पर्सन ने अपना वोट दिया है या जिसने अपना नाम वापस ले लिया है वो पर्सन क्या है? उसकी क्या है? ये निर्वाचन अधिकार है, इलेक्टोरल राइट है। तो ये डेफिनेशन अगर आए तो 2 नंबर की आ सकती है, अदरवाइज आपको इसकी टाइटल याद रखने हैं कि कैंडिडेट की डेफिनेशन हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं और इलेक्टोरल राइट की डेफिनेशन हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। उसके बारे में बात करता है सेक्शन 170। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमारी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ब्राइबरी क्या है, एक ब्राइबरी के लिए पनिशमेंट क्या है, मतलब रिश्वत क्या होती है, रिश्वत के लिए पनिशमेंट क्या है, और इसमें बताया गया है कि अगर आप पर्सोनेशन करते हो, निर्वाचनों में प्रतिरूपण करते हो, किसी व्यक्ति का रूप धारण करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो रिश्वत क्या है, आप सभी को पता है कि किसी भी काम को करवाने के लिए जो काम डायरेक्ट नहीं हो सकता उसको आप इनडायरेक्ट तरीके से करवाने के लिए क्या देते हो? कुछ इंजॉयमेंट देते हो, क्या देते हो? कुछ ग्रेटिफिकेशन देते हो। तो वो ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? हमारे लिए रिश्वत होता है। कि जो कोई किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण, अब परितोषण का मतलब होता है कोई ग्रेटिफिकेशन, एंजॉयमेंट, आनंद देना, कि वह किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे। कि आप इस तरीके का कोई एंजॉयमेंट दे रहे हो किसी पर्सन को ताकि वो क्या करे? निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए, या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उस
उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है। कि आपने क्या किया, पहले तो ऐसा ग्रेटिफिकेशन दिया, किस पर्पस से, आपका उद्देश्य क्या था कि निर्वाचन अधिकार का प्रयोग किया जा सके, या ऐसा इनाम देना कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है। तो ये दोनों चीजें किस में आती है, रिश्वत या ब्राइबरी में आती है। Whoever gives a gratification, अंडरलाइन करो, हमारा मेन पॉइंट क्या है, ग्रेटिफिकेशन, परितोषण, टू एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफ इंड्यूसिंग हिम, उत्प्रेरित करने के लिए, और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट, ताकि वो अपने निर्वाचन अधिकार का क्या कर सके, प्रयोग कर सके, और रिवॉर्डिंग, और एक तरीके का इनाम देना, एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, फॉर हैविंग एक्सरसाइज टू एनी सच राइट, और इसलिए इनाम देना कि उसने क्या किया है, ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है। तो वो क्या होता है, रिश्वत या ब्राइबरी होता है। अब देखो सेकंड कहता है, स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण। अब क्या कर रहे हो, या तो खुद के लिए कोई काम करवाना, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण, ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का अटेम्प्ट करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिग्रहित करता है। मतलब पहले वाले क्लोज में क्या कर रहा है, परितोषण दे रहा है ताकि काम हो सके। दूसरे वाले में कह रहा है कि अगर वो पर्सन उस परितोषण को एक्सेप्ट करता है, प्रतिग्रहित करता है, तो भी वह रिश्वत का अपराध करता है। मतलब देना और लेना दोनों ही किस में आते हैं, हमारे ब्राइबरी में आते हैं। कि accepts either from himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right committing the offense of bribery। तो ऐसा अपराध क्या होता है, ब्राइबरी होता है। तो अगर आपसे पूछे रिश्वत क्या है, तो परितोषण, ग्रेटिफिकेशन देना या ग्रेटिफिकेशन लेना, दोनों ही ब्राइबरी में इंक्लूड होते हैं। फिर कहता है, परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो गवर्नमेंट्स के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा बहुत सारे प्रॉमिस किए जाते हैं कि अगर आप हमें वोट दोगे तो आपके ये काम, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो इन्होंने कहा अगर कोई ऐसी पब्लिक को कोई ऐसा प्रॉमिस दिया जाता है, ऐसी डिक्लेरेशन की जाती है, तो वो ऑफेंस नहीं है, तो वो ब्राइबरी नहीं है। प्रोवाइडेड दैट अ डिक्लेरेशन of public policy or a promise of public action shall not an offense under this section। तो ये कोई अपराध नहीं माना जाता। ऐसा प्रॉमिस या ऐसी पब्लिक पॉलिसी के लिए डिक्लेरेशन ब्राइबरी नहीं है, रिश्वत नहीं है। तो ये हमें इसमें बताया कि क्या चीज ऑफेंस है और क्या चीज ऑफेंस नहीं है। सबसेक्शन 2 कहते हैं, जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्तावना करते हैं, मतलब जिस पर्सन ने ग्रेटिफिकेशन देने के लिए प्रपोजल किया है, ऑफर किया है, या देने को सहमत होता है, या प्राप्त करने की प्रस्तावना या प्रयत्न करता है, तो यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। मतलब ग्रेटिफिकेशन क्या है, अगर आप ग्रेटिफिकेशन देने के लिए ऑफर करते हो या सहमत हो जाते हो, तो ये भी परितोषण, इंजॉयमेंट माना जाएगा। A person who offers or agrees, मतलब ऑफर देना और एग्री होना, to give or offer to attempts to procure a gratification shall be deemed to give a gratification। तो ये क्या माना जाएगा, परितोषण माना जाएगा। तो परितोषण का मतलब ऑफर करना भी है, परितोषण का मतलब एक्सेप्ट करना है, एग्री करना भी है। तो वो क्या होता है, एंजॉयमेंट की बात करता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब देखो क्या कहा, जो व्यक्ति परितोषण अभी प्राप्त करता है, पहले में क्या हो रहा था, परितोषण ग्रेटिफिकेशन दे रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, प्रतिग्रहित करने के लिए सहमत है, अभी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिग्रहित करता है। तो ब्राइबरी में हमें मेनली पहले यही कहा कि अगर आप किसी प्रकार का ग्रेटिफिकेशन देते हो तो वो क्या है, ब्राइबरी है। अगर ग्रेटिफिकेशन का ऑफर देते हो, ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हो,
तो दोनों ही इसी में इंक्लूड होती है। और जो व्यक्ति इस बात के करने के लिए, जिसे करने का उसका इंटेंशन नहीं है, हेतु स्वरूप या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिग्रहित करता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में एक्सेप्ट किया है। भले ही आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप उस इनाम को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये क्या समझा जाएगा, आपने परितोषण को एक्सेप्ट कर लिया है। कि a person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification, क्या कर रहे हो, obtain कर रहे हो gratification को, shall be deemed to accept a gratification, तो ये समझा जाएगा कि आपने उस परितोषण को स्वीकार किया है। and a person who accept a gratification, और जो व्यक्ति इस परितोषण को स्वीकार करता है as a motive for doing what he does not intend to do, भले उसका इंटेंशन नहीं है, और as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accept the gratification as a reward, तो ये समझा जाएगा कि उसने gratification को as a reward में accept किया है। तो gratification, परितोषण मतलब enjoyment, ऑफर करना, enjoyment accept करना, दोनों ही ब्राइबरी की कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही रिश्वत की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सेक्शन जो हमने 170 पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 नंबर का मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। देन बात करते हैं सेक्शन 171, निर्वचनों में असम्यक असर डालना। देखो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें बता रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। असम्यक असर, या आप इसको अनुचित प्रभाव भी बोल सकते हो। क्या करना, अनुचित प्रभाव डालना। आपने इस प्रकार का इलेक्शन में एक अनुचित प्रभाव डाला, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला, तो ये भी क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। कि जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करता है, कि इलेक्शन में क्या कर रहा है, वो हस्तक्षेप कर रहा है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, तो वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि जो कोई, क्या कहा, इलेक्शन राइट में, इलेक्टोरल राइट में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, तो इसका मतलब होता है उसने अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस डालने का ऑफेंस किया है। कि whoever voluntarily interfere or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offense of undue influence at an election, तो ये समझा जाएगा कि उसने अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल इस इलेक्शन में किया है। तो असम्यक असर वेरी इंपॉर्टेंट, असम्यक असर को हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपको इसका कंप्लीट मीनिंग समझना है तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज इसका मतलब होता है गलत तरीके का प्रभाव डालना। तो हस्तक्षेप करना, अटेम्प्ट करना, तो क्या माना जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है विदाउट प्रेजुडाइस टू द जनरली ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, whoever threatens any candidate, क्या कर रहा है, वो धमकी दे रहा है किसी कैंडिडेट को, और वोटर और एनी पर्सन इन whom a candidate और वोटर इज इंटरेस्टेड विद इंजरी ऑफ एनी अदर काइंड। तो क्या कहा उसने कि अगर आप किसी प्रकार की इंजरी कर रहे हो तो भी वो किस में आता है, इसी सेक्शन में अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। कि उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई किसी कैंडिडेट को, किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति या धमकी देता है, तो वो क्या समझा जाता है, उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। तो किसी प्रकार की धमकी या किसी प्रकार की क्षति देना किसको, दोनों पर्सन, चाहे कैंडिडेट को चाहे उस मतदाता को, तो दोनों को क्या समझा जाएगा, उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसेक्शन 2। देन बात करते हैं बी क्लोज कहते हैं कि किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करना या प्रयत्न करना कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है देवी या प्रसाद का भाजन होगा। मतलब आप इस तरीके का आप बात बोल रहे हो कि अगर तूने काम नहीं किया तो तुझे पाप लगेगा, तुझे भगवान ऐसा दंड देगा। देवी या प्रसाद के भाजन के बारे में अगर आप उसको थ्रेटन कर रहे हो, धमकी दे रहे हो या बना दिया जाएगा, तो यह समझा जाएगा कि उपधारा 1 के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप किया गया है। क्योंकि हमें ये कहा ना, असम्यक असर का मतलब है कि आप किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो। अब ये हस्तक्षेप या अटेम्प्ट किस तरीके का कर रहे हो कि आप उस पर्सन को ये कह रहे हो कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तू देवी या
प्रसाद का आध्यात्मिक परिनिंदा का भागी होगा। कि मान लो कोई ऐसा काम करना कि अगर तू मंदिर नहीं जाएगा तो लोग तुझे क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, इस तरीके की नेगेटिविटी थॉट्स दिलाना, ये सब क्या माना जाता है, निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप माना जाता है। कि इंड्यूस और अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस अ कैंडिडेट और वोटर टू बिलीव दैट ही और एनी पर्सन in whom he interested will become or will rendered an object of divine displeasure और spiritual censure। तो किस तरीके की धमकी देना, या तो divine displeasure के लिए या फिर spiritual censure के लिए, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right। तो क्या समझा जाएगा कि उसने निर्वाचन अधिकार के बारे में हस्तक्षेप किया है of such candidate और वोटर किसको किया है, अभ्यर्थी या उस मतदाता को किया है within the meaning of subsection 1। तो यहाँ पर हमें ये बताया कि असम्यक असर क्या होता है। असम्यक असर का मतलब होता है निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करना। किसको करना, कि आप या तो किसी कैंडिडेट को या किसी वोटर को आप क्या कर रहे हो, इंजरी करने के पर्पज से कर रहे हो। और इस हस्तक्षेप का मतलब होता है कि आप उसको डिवाइन डिस्प्लेजर या स्पिरिचुअल सेंसर के बारे में धमकी दे रहे हो, या आप उसे बता रहे हो कि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। देन सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 कहते हैं कि कब आपका जो आपने निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करना नहीं माना जाता, लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के इंटेंशन के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। तो सिंपल आपको सबसेक्शन 3 को ये मतलब समझना है कि निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करना नहीं कब कहा जाता है, जब ऐसी लोक नीति या लोक घोषणा में ऐसी कोई कार्यवाही की जाती है, तब इस धारा के अर्थ के अंतर्गत वो अपराध नहीं समझा जाता है। देन बात करते हैं सेक्शन 172, स्टार कर लो क्योंकि पर्सोनेशन कर रहे हैं किसमें, इलेक्शन में, निर्वाचन में प्रतिरूपण करना, पर्सोनेशन करना। मतलब कि आप एक बार वोट दे के आ गए, उसके बाद फिर से आप अपनी आइडेंटिफिकेशन चेंज करने के लिए फिर से आप वोट देने जा रहे हो, तो अब आपने क्या किया है, पर्सोनेशन किया है, प्रतिरूपण किया है। कि जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, या किसी कल्पित इमेजिनरी नाम से मत पत्र के लिए आवेदन करता है, मतलब ऐसा पर्सन जो दुनिया में है ही नहीं, उसके नाम को लेके आप वोट देने जा रहे हो, या जो पर्सन जीवित है उसको नहीं पता और उसकी पर्सोनेशन करके आप वोट देने जा रहे हो, या किसी इमेजिनरी नाम के पर्सन का आप वोट देने जा रहे हो, आवेदन कर रहे हो, मत देता है, वोट देता है, या निर्वाचन में एक बार वोट दे चुकने के बाद उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है, करने का अटेम्प्ट करता है, तो वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। तो सिंपल पर्सोनेशन क्या होता है कि या तो आप एक बार वोट दिए, उसके बाद दूसरी आईडी लेके फिर से वोट देने जा रहे हो, या किसी मरे हुए पर्सन की आइडेंटिफिकेशन बता के आप वोट देने जा रहे हो, एक बार वोट दिया है फिर से वोट देने जा रहे हो, तो अब आपने क्या किया है, इलेक्शन में पर्सोनेशन किया है, प्रतिरूपण का अपराध किया है। कि whoever at an election applies for a voting paper on votes in the name of any other person whether living or dead or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for a voting papers in his own name, and whoever abets या procures or attempts to procure the voting by any person in such way commits the offense of personation at an election। तो ये समझा जाएगा कि इलेक्शन में उसने क्या किया है, प्रतिरूपण का अपराध किया है। तो सेक्शन 172 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब देखो, परंतु कहता है इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होती। किसको ये सेक्शन लागू नहीं होता, जिसे तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव की ओर से, जहां तक वैसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वोट देता है, या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वोट देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, मतलब ये सेक्शन उस रिप्रेजेंटेटिव पर लागू नहीं होगा। तो परंतु में लिख दो कि यह धारा
किसी रिप्रेजेंटेटिव के वोट पर लागू नहीं होती है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑथोराइज्ड टू वोट एज अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मींस रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, फॉर एन इलेक्टोरल अंडर एनी लॉ और द टाइम बीइंग इन फोर्स इन सो फार एज ही वोट्स एज प्रॉक्सी फॉर सच इलेक्शन। तो आपको याद रखना है कि पर्सोनेशन का ऑफेंस रिप्रेजेंटेटिव पर लागू होता है या नहीं होता है, तो आपको इसका परंतु याद रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव पर पर्सोनेशन का ऑफेंस लागू नहीं होता है। अब देखो सेक्शन 173 कहते हैं हमें रिश्वत के लिए दंड। अगर आपने ब्राइबरी की है तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 ईयर तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर आप ब्राइबरी देते हो, ब्राइबरी लेते हो, तो आपने 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दंडनीय होगी। इसको हमें बताया है कि अगर आप सत्कार का मतलब इलाज के रूप में अगर आप रिश्वत देते हो तो आपको हम जुर्माने से लायबल ठहराएंगे कि whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both, but provided that bribery by ट्रीटिंग सच शैल बी पनिश्ड विद फाइन। अगर आप किसके लिए, इलाज के लिए, सत्कार के रूप में, ट्रीटिंग के लिए अगर कोई रिश्वत देते हो तो आपको हम जुर्माने से लायबल ठहराएंगे। तो ये सेक्शन रिश्वत की परिभाषा और रिश्वत के लिए दंड दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। सत्कार इलाज का मतलब क्या है? से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जहां परितोषण, ग्रेटिफिकेशन, कोई खाने की चीज, कोई पीने की चीज, कोई मनोरंजन या रसद के रूप में जो चीज दी है वो किस में आती है? सत्कार या इलाज, ट्रीटिंग के रूप में आती है। उसके बाद बात करते हैं 174 बोलते हैं कि आपने जो असम्यक असर डाला या आपने जो प्रतिरूपण किया, इन दोनों की पनिशमेंट हमें एक सेक्शन 74 में बताई है कि जो कोई निर्वाचन में असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालेगा, प्रतिरूपण का अपराध करेगा तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 साल तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो चाहे आप रिश्वत दो, चाहे आप अनड्यू इन्फ्लुएंस करो, चाहे आप पर्सोनेशन करो, तीनों की पनिशमेंट एक ही याद रखनी है, 1 ईयर कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। कि whoever commits the offense of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो अगर आपने क्या किया है, undue influence किया है या आपने पर्सोनेशन किया है तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 174। तो 171 और 172 की पनिशमेंट किसमें दे रखी है? 171 और 172 की पनिशमेंट दे रखी है हमें 174 में। सेक्शन नंबर 175, 176 और 177 तीनों ही हमें टाइटल और पनिशमेंट से याद रखने हैं, जिसमें पनिशमेंट दे रखी है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं। निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किसी कैंडिडेट के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, मिथ्या कथन दे रहे हो, जिसके बारे में आपको पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो झूठ ही बोल रहा हूं, तब आपने क्या किया है, एक पनिशेबल ऑफेंस किया है। कि जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के इंटेंशन से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिशील, पर्सनल कैरेक्टर या उसके कंडक्ट, आचरण के संबंध में तथ्य का कथन, तात्पर्य होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा, प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है, जिसका मिथ्या होना वे जानता है, विश्वास करता है, या जिसके सत्य होने का वे विश्वास नहीं करता, वे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितनी गलत बात है कि अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट को लेके किसी कैंडिडेट के कैरेक्टर के बारे में, उसकी पर्सनल चीजों के बारे में, बिहेवियर के बारे में गलत बातें फैलाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कि whoever with intent to affect the result of an election makes or publish any statement purporting to be statement of fact which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true in relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with fine। तो उसको only and only जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो 175 में अगर आप किसी इलेक्शन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए किसी के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में झूठी बातें कहते हो तो आपको जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 176 कहते हैं निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदेह, इलीगल तरीके
तरीके से अगर आप पे करते हो तब आपको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो टाइटल और पनिशमेंट आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें प्रोवाइडेड दे रखा है, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं 177, निर्वाचन में लेखा रखने में असफलता। मतलब अगर आप इलेक्शन में अकाउंट्स देने में फेलियर रहते हो, अगर आपको जो अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अगर आप उसको पूरा करने में फेलियर रहते हो तो आपको कितना जुर्माने के लिए पनिश किया जाएगा, और जुर्माना कितना, 5,000 रुपए तक दायी होगा। तो ये सेक्शन जो हमने 168 से 177 तक पढ़े हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन या मेंस के 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो इस चैप्टर को, जो चैप्टर 9 हमने पढ़ा इलेक्शन से संबंधित अपराधों के बारे में, 169 से 177, आइए इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं हर एक सेक्शन को। 169 हमें बताता है डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन किसके बताता है, दो डेफिनेशन, एक हमें बताता है अभ्यर्थी के, कैंडिडेट कौन है, दूसरा हमें बताता है इलेक्टोरल राइट, निर्वाचन अधिकार के बारे में बताते हैं। देन सेक्शन 170 हमने पढ़ा रिश्वत, ब्राइबरी क्या है, तो परितोषण देना लेना दोनों ही ब्राइबरी में इंक्लूड होते हैं। 171 कहता है निर्वाचन में असम्यक असर डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, जिससे किसी पर्सन को थ्रेटन किया जाता है, क्षति देने के इंटेंशन से धमकी दी जाती है, तो वो क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। देन सेक्शन 172 हमने बात की। 172 कहता है निर्वाचन में प्रतिरूपण, पर्सोनेशन करते हो कि आप एक पर्सन एक बार वोट दे उसके बाद फिर से वोट देने जाते हो, तो आपने क्या किया है, पर्सोनेशन का ऑफेंस किया है। लेकिन ये सेक्शन रिप्रेजेंटेटिव पर लागू नहीं होते हैं। उसके बाद रिश्वत के लिए दंड, अगर आपने ब्राइबरी दी तो आपको 1 ईयर तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 174 असम्यक असर का प्रतिरूपण। असम्यक असर हमने 171 और प्रतिरूपण की डेफिनेशन हमने 172 में पढ़ी। तो 171 और 172 की पनिशमेंट हमें 174 में दे रखी है, कितनी, 1 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। उसके बाद 175 हमने फॉल्स स्टेटमेंट पढ़े कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट करते हो ताकि इलेक्शन के परिणाम पर इफेक्ट पड़े, तब आपको जुर्माने से पनिश किया जाएगा। उसके बारे में अगर आपने इलीगल संदाय किया है, अवैध संदाय किया है, तो 10,000 रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और लेखा रखने में, अकाउंट्स रखने में अगर आप फेलियर रहते हो तब हम आपको 5,000 रुपए तक जुर्माने से दायी ठहराएंगे। तो ये सारे सेक्शंस शॉर्ट नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 को, जो कि करेंसी, नोट, सिक्के और इन सब के बारे में है, वो हम आगे डील करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, जो जो सेक्शंस आपको क्लियर हो गए हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो एक कमेंट्स जरूर ड्रॉप किया करो। आज के लिए धन्यवाद।